नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, नानावती हत्याकांड केस। ये केस 1959 में जैसे ही सामने आया, पूरे देश में एक तूफान सा आ गया था। मतलब सोचिए, एक हैंडसम नेवी कमांडर, उसकी खूबसूरत अंग्रेज पत्नी और एक अमीर चार्मिंग बिजनेसमैन। हाँ, कहानी में वो सब कुछ था। ग्लैमर, प्यार, धोखा और आखिर में खून। बिल्कुल, किसी थ्रिलर फिल्म की तरह। बिल्कुल। और जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो साफ दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक सेंसेशनल मर्डर केस नहीं था। नहीं, ये भारत के लीगल सिस्टम के लिए एक, आप कह सकते हैं, वाटरशेड मोमेंट साबित हुआ। अच्छा, कैसे? इसने जूरी सिस्टम की चूल्हे हिला दी, मतलब पूरी तरह से। पब्लिक ओपिनियन को जबरदस्त तरीके से बांटा और क्राइम ऑफ पैशन, या जिसे कुछ लोग ऑनर किलिंग का रंग देने की कोशिश कर रहे थे, उस पर एक नेशनल डिबेट छेड़ दी। इसने वाकई हमारे कानून के इतिहास का रुख बदल दिया। तो आज हमारे पास जो ये अलग-अलग लेख, नोट्स और रिपोर्ट्स हैं, इनके आधार पर हम इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर उस 27 अप्रैल 1959 को हुआ क्या था। क्या कमांडर नानावती ने गुस्से में आपा खो दिया था, या ये एक ठंडे दिमाग से किया गया सोचा समझा कत्ल था? चलिए, इन सोर्सेज में जो किरदार उभर कर आते हैं, उनसे शुरू करते हैं। तो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में, जैसा इन सोर्सेज में बार बार जिक्र आता है। सबसे पहले कमांडर कवास मानेकशॉ नानावती, नेवी के एक हीरो, डेकोरेटेड ऑफिसर, सिर्फ 34 साल के, वर्ल्ड वॉर 2 और 1947 की जंग का अनुभव। जी। सोर्सेज बताते हैं कि उनकी छवि एक बेहद डिसिप्लिन्ड, ऑनरेबल, देशभक्त अफसर की थी, एकदम परफेक्ट हीरो मटेरियल। और दूसरी तरफ है सिल्विया नानावती, कमांडर की इंग्लिश पत्नी, 3 बच्चों की माँ, बेहद खूबसूरत, जिंदा दिल। लेकिन सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि नेवी लाइफ की वजह से वो अक्सर अकेली रहती थीं। अच्छा। पति महीनों समंदर पर होते थे। ये अकेलापन, ये लोनलीनेस इस कहानी का एक बहुत अहम पहलू है, जिसका जिक्र बार बार आता है इन रिपोर्ट्स में। और फिर आता है कहानी का तीसरा कोण, प्रेम आहूजा। ये भी 34 साल के थे, एक अमीर सिंधी बिजनेसमैन, बॉम्बे की हाई सोसाइटी में उठना बैठना, बेहद चार्मिंग। और हाँ, सोर्सेज में ये भी लिखा है कि उनकी रेप्यूटेशन थोड़ी लेडीज मैन वाली थी। शहर में उनका कोई नजदीकी परिवार नहीं था, अकेले रहते थे अपने फ्लैट में। अब कहानी में ट्विस्ट आता है 1956 के आसपास, जैसा कि कुछ क्रोनोलॉजीज बताती हैं। कमांडर नानावती एक लंबे नेवल असाइनमेंट पर थे, मतलब महीनों से शिप पर। जी। इसी दौरान सिल्विया और प्रेम आहूजा की दोस्ती गहरी होने लगी। वो एक ही सोशल सर्कल में थे, पार्टियों में मिलते थे। और जैसा अक्सर होता है, दोस्ती धीरे धीरे करीबी रिश्ते में बदल गई। शायद सिल्विया को आहूजा में वो कंपेनियनशिप और अटेंशन मिली जो पति की गैर मौजूदगी में उन्हें नहीं मिल पा रही थी। हाँ, मुमकिन है। सोर्सेज के मुताबिक ये रिश्ता करीब 3 साल तक चला। 3 साल? बाप रे, काफी लंबा वक्त होता है ये। बिल्कुल। फिर आता है वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया, 27 अप्रैल 1959। कमांडर नानावती शिप से लौटे, घर पहुंचे, और कुछ सोर्सेस के अनुसार उसी दिन सिल्विया ने उनके सामने सब कुछ कबूल कर लिया। क्यों? क्या वजह बताई गई है? शायद गिल्ट था, या शायद वो इस सिचुएशन का कोई हल चाहती थी। उन्होंने अफेयर की पूरी कहानी बता दी, बिना कुछ छुपाए। एक सीधा चौंकाने वाला कन्फेशन। जरा सोचिए उस पल को, जैसा इन नोट्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। एक सम्मानित नेवी ऑफिसर अपनी ड्यूटी से लौटा है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर है। उफ। नानावती के बयानों के अनुसार, जो बाद में रिकॉर्ड हुए हैं, उन्होंने बाहर से शांत रहने की कोशिश की, लेकिन अंदर भावनाओं का कैसा बवंडर उठा होगा। अंदाजा लगा सकते हैं। उनके वर्जन के मुताबिक उन्होंने उसी वक्त आहूजा से मिलने का फैसला किया। इरादा, जैसा उन्होंने कहा, जान से मारने का नहीं था। वो बस पूछना चाहते थे। क्या पूछना चाहते थे? कि क्या आहूजा सिल्विया से शादी कर बच्चों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? पर क्या ये पूरी सच्चाई थी? यहीं से कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हाँ, क्योंकि सुबह ये कन्फेशन हुआ और दोपहर होते होते कमांडर नानावती ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो बाद में पूरे केस का सेंट्रल पॉइंट बन गए। इन एक्शंस की टाइमलाइन सोर्सेज में बहुत डिटेल्ड है। देखते हैं क्या कदम थे वो, जैसा इन रिपोर्ट्स में दर्ज है। पहला, उन्होंने सिल्विया और बच्चों को मेट्रो सिनेमा हॉल में एक फिल्म देखने के लिए छोड़ा। हाँ, अपैरेंटली सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश। शायद। फिर वो नेवल डॉकयार्ड गए, अपनी शिप INS मैसूर पर, अपनी ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए। और वहां
वहां शिप के स्टोर से उन्होंने एक सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर और 6 गोलियां इशू करवाईं। रिवॉल्वर बात करने के लिए? यही तो सवाल है। इसके लिए बाकायदा रिक्विजिशन स्लिप भरी, जिस पर लिखा कि ये ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जब वो शिप से बाहर हो। अच्छा, ऑफिशियल बहाना। जी। और फिर वो वहां से सीधे ड्राइव करके आहूजा के अपार्टमेंट जीवन ज्योत बिल्डिंग पहुंचे, जो मालाबार हिल में था। और यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो प्रोसिक्यूशन ने बाद में जोर शोर से उठाया और जो इन सोर्सेज में भी बार बार पूछा गया है, अगर सिर्फ बात करनी थी तो हथियार क्यों? एग्जैक्टली। और वो भी नेवी शिप से ऑफिशियल बहाना बनाकर। क्या ये प्रीमेडिटेशन नहीं दिखाता? बिल्कुल। कन्फेशन और आहूजा के घर पहुंचने के बीच कई घंटे बीत चुके थे। सिनेमा छोड़ना, शिप जाना, हथियार लेना, ड्राइव करना, ये कूलिंग ऑफ पीरियड काफी था सोचने समझने के लिए। हाँ, मतलब गुस्सा ठंडा होने का टाइम था। तो क्या ये गुस्से में उठाया गया फौली कदम था या प्लान बन चुका था? ये $1 मिलियन सवाल बन गया था। नानावटी आहूजा के अपार्टमेंट पहुंचे, नौकर ने दरवाजा खोला और वो सीधे आहूजा के बेडरूम में चले गए। अब अंदर क्या हुआ, इस पर 2 बिल्कुल अलग-अलग वर्जन्स हैं जो अदालती कार्यवाही के रिकॉर्ड्स में साफ नजर आते हैं। एक नानावटी का और दूसरा प्रोसिक्यूशन का। नानावटी का वर्जन, जो उनके डिफेंस का आधार बना, वो ये था कि उन्होंने आहूजा से पूछा, विल यू मैरी सिल्विया एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन? सीधा सवाल। आहूजा का जवाब नानावटी के अनुसार बेहद रूखा और अपमानजनक था। Am I to marry every woman I sleep with? ओह, ये तो बहुत। हाँ, सोचिए इन शब्दों का असर। ये वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाली बात थी जिस पर डिफेंस ने बहुत जोर दिया। अच्छा, मतलब इसी बात ने उन्हें भड़काया? उनके हिसाब से हाँ। नानावटी ने कहा कि इसके बाद आहूजा अचानक एक दराज की तरफ लपका, जैसे कोई हथियार निकालने वाला हो। हथियार आहूजा के पास? नानावटी का यही कहना था। इसे देखकर उन्हें खतरा महसूस हुआ, हाथापाई हुई और इसी हाथापाई में गलती से रिवॉल्वर चल गया। गलती से? हाँ, उनके मुताबिक 1 नहीं 3 गोलियां चली और आहूजा वहीं ढेर हो गया। सब कुछ बस कुछ पलों में हुआ। ये था उनका बचाव, एक्सीडेंटल फायरिंग ड्यूरिंग अ स्कफल ट्रिगर्ड बाय प्रोवोकेशन। लेकिन प्रोसिक्यूशन की कहानी एकदम अलग थी, जैसा इन लीगल डॉक्यूमेंट्स में दर्ज है। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? कि नानावटी मारने के इरादे से ही आए थे। हथियार लेना, उसे लोड करना, सीधा बेडरूम में जाना, ये सब प्लानिंग दिखाता है, प्रीमेडिटेशन। अच्छा, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। 3 गोलियां मारी गईं, 2 सीने में, 1 बाजू में, निशाना लगाकर मारी गईं। ये कैलकुलेटेड था। 3 गोलियां? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई हाथापाई नहीं हुई, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। आहूजा तो बाथरूम से टॉवल लपेटे निकला ही था। और सबसे अहम बात जिसे सोर्सेज बार बार हाईलाइट करते हैं, नानावटी एक हाईली ट्रेन्ड नेवी ऑफिसर थे, हथियारों के एक्सपर्ट। हाँ, ये बात तो है। उनसे गलती से गोली चलना, वो भी 3 बार, ये बात प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मानने लायक नहीं है। और यही पूरा केस आके टिक गया। एक्सीडेंटल या इंटेंशनल? हाँ। क्या आहूजा का जवाब वाकई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था जिसने नानावटी को आपक होने पर मजबूर कर दिया, या वो पहले ही फैसला कर चुके थे? सारी बहस, सारी जिरह, सारे सबूत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमते रहे, जैसा कि ट्रायल के ट्रांसक्रिप्ट्स बताते हैं। आहूजा को गोली मारने के बाद नानावटी अपार्टमेंट से निकले, अपनी कार में बैठे और सीधे नेवल बेस पहुंचे। वहां उन्होंने प्रोवोस्ट मार्शल, जो नेवी की मिलिट्री पुलिस होती है, उनके ऑफिस जाकर सरेंडर कर दिया। और कुछ कहा उन्होंने? और सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने कहा, आई हैव शॉट द मैन हु वाज ट्राइंग टू ब्रेक अप माई होम। कितना नाटकीय इजहार था, एकदम सीधा, बिना लाग लपेट के। नेवी अथॉरिटीज ने उन्हें बॉम्बे पुलिस के हवाले कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जॉन लोबो के अंडर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लोबो की टीम ने क्या पाया? सोर्सेज में काफी डिटेल्स हैं इसके। बैलिस्टिक्स रिपोर्ट आई। हाँ, उसमें क्या था? आहूजा के शरीर से निकली .38 कैलिबर की 3 गोलियां नानावटी की इशू कराई रिवॉल्वर से मैच करती थीं। ये तो क्लियर था। ओके। ऑटोसी रिपोर्ट भी आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोलियों के एंट्री और एग्जिट वुंड्स की जो पोजीशन थी, वो प्रोसिक्यूशन के मुताबिक डेलिब्रेट एमिंग की तरफ इशारा कर रही थी, न कि हाथापाई में चली गोली की तरह। अच्छा, मतलब निशाना लगाकर मारी गई। प्रोसिक्यूशन का यही कहना था। फिर टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्शन हुआ। नानावटी के मूवमेंट्स को मिनट बाय मिनट ट्रैक किया गया। घर से निकलना, सिनेमा हॉल, नेवल डॉक, आहूजा का फ्लैट, नेवल बेस, ये सब प्री मेडिटेशन की थ्योरी को बल देता था। और गवाह?
विटनेस थे आहूजा के नौकर और बिल्डिंग स्टाफ ने नानावटी के आने और जाने की पुष्टि की। हाँ, और सबसे बड़े सबूतों में से थे वो रिवॉल्वर और नेवी स्टोर से हथियार इशू कराने वाला रिक्विजिशन फॉर्म जिस पर नानावटी के दस्तखत थे। हाँ, वो फॉर्म दिखाता था कि हथियार ऑफिशियल बहाने से लिया गया था। बिल्कुल। एक और थ्योरी जो प्रोसिक्यूशन ने पेश की वो थी टॉवल थ्योरी। याद है? हाँ हाँ। उनका कहना था कि आहूजा बाथरूम से टॉवल में निकले थे और नानावटी ने गोली चलाते वक्त शायद रिवॉल्वर पर वही टॉवल लपेट लिया था आवाज दबाने के लिए। और ये भी प्रीमेडिटेशन का सबूत माना गया। हालांकि डिफेंस ने इसका जोरदार खंडन किया। उन्होंने कहा कि हाथापाई के दौरान आहूजा का टॉवल रिवॉल्वर पर आ गया होगा। इस पर भी काफी बहस हुई। सितंबर 1959 में बॉम्बे सेशंस कोर्ट में ज्यूरी ट्रायल शुरू हुआ और जैसा कि सोर्सेज बताते हैं ये भारत के इतिहास के सबसे चर्चित और शायद आखिरी ज्यूरी ट्रायल्स में से एक बन गया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। पूरा शहर जैसे दो खेमों में बैठ गया था। हर अखबार, हर गली नुक्कड़ पर बस इसी केस की चर्चा थी। डिफेंस की तरफ थे मशहूर वकील काल खंडारावाला। उनकी स्ट्रैटेजी जैसा इन कोर्ट रिकॉर्ड से साफ है वो थी नानावटी को एक रॉन्ग्ड हस्बैंड की तरह पेश करना। हाँ, मतलब एक पीड़ित पति जिसे इतना उकसाया गया कि वो अपना आपा खो बैठा था। विक्टिम कार्ड खेलना जिसे कहते हैं। उनके शानदार मिलिट्री रिकॉर्ड, देश सेवा, उनकी हीरो इमेज पर फोकस करना और ये साबित करने की कोशिश करना कि गोली हाथापाई में गलती से चली, एक्सीडेंटल फायरिंग। जी। और आईपीसी सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1 ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बचाव लेना कि आहूजा के अपमानजनक शब्दों ने उन्हें भड़का दिया और प्रेम आहूजा को एक होम ब्रेकर, एक अय्याश आदमी की तरह दिखाना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना। दूसरी तरफ थे प्रोसिक्यूटर सीबी पटेल। उनका फोकस बिल्कुल उलट था। प्रीमेडिटेशन पर जोर देना, हथियार लेना, लोड करना, सीधा घर जाना, ये सब प्लानिंग थी। नानावटी की नेवल ट्रेनिंग हाईलाइट करना, वो हथियारों के एक्सपर्ट थे, गलती की गुंजाइश कम थी। सही बात है। ये आर्ग्यू करना कि कन्फेशन सुनने और गोली मारने के बीच जो कूलिंग ऑफ पीरियड मिला वो सडन प्रोवोकेशन की दलील को खारिज करता है। गुस्सा ठंडा होने का वक्त था। और वो 3 गोलियां? हाँ, 3 गोलियां चलने पर बार बार जोर देना, ये एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। और मीडिया का रोल? ओहो, सोर्सेज पर बहुत कुछ कहते हैं। मीडिया, खासकर टैब्लॉइड प्रेस ने इस केस को हाथों हाथ लिया। रोजाना सनसनीखेज खबरें छपती थी। पब्लिक ओपिनियन बुरी तरह बट गया था। बिल्कुल। नानावटी के सपोर्टर्स में पारसी समुदाय था, नेवी के लोग थे और मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका था जो इसे इज्जत की लड़ाई मान रहा था। उन्हें नानावटी एक हीरो लगते थे जिसे धोखा मिला। एक राष्ट्रवादी एंगल भी दिया गया, देशभक्त अफसर बनाम अमीर प्लेबॉय। हाँ, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई हीरो हो या आम आदमी। उन्हें लगता था कि ऐसे कत्ल को जायज ठहराना खतरनाक होगा। कुछ लोग इसे पारसी बनाम सिंधी कम्युनिटी के एंगल से भी देख रहे थे क्योंकि आहूजा सिंधी थे। एक टैब्लॉइड था ब्लिट्स, हाँ, है ना, उसके एडिटर थे आर.के. करंजिया। हाँ। सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने नानावटी के पक्ष में एक जबरदस्त कैंपेन चलाया। हाँ, बिल्कुल। हेडलाइंस होती थीं 3 शॉट्स दैट शुक द नेशन, अपहोल्ड द ऑनर ऑफ द यूनिफॉर्म। इन सब ने पब्लिक ओपिनियन को नानावटी के फेवर में मोड़ने में बड़ा रोल निभाया। जूरी पर भी इसका असर पड़ा होगा, यकीनन। जरूर पड़ा होगा। और फिर आया फैसले का दिन, 13 नवंबर 1959। जूरी ने 9 घंटे से ज्यादा डेलिब्रेशन किया। 9 घंटे? हाँ, काफी लंबा समय। हाँ, और फिर 8-9 के बहुमत से फैसला सुनाया, नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी? कमांडर नानावटी निर्दोष हैं। जूरी ने उन्हें खून के इल्जाम से बरी कर दिया। कोर्ट रूम में जैसे जश्न मनने लगा। सोर्सेस बताते हैं कि बाहर हजारों की भीड़ जमा थी जो नानावटी के सपोर्ट में नारे लगा रही थीं। उनके समर्थकों के लिए ये न्याय की जीत थी, एक अपमानित पति के लिए इंसाफ। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस इंटरवल था। असली लीगल ड्रामा तो अब शुरू होना था। जूरी के इस फैसले ने कानूनी हलकों में भूचाल ला दिया। ज्यादातर लीगल एक्सपर्ट्स हैरान थे। सबूत प्रीमेडिटेटेड मर्डर की तरफ इशारा कर रहे थे। तब ट्रायल जज जस्टिस मेहता ने एक अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 307 का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जूरी का फैसला परवॉस है, यानी सबूतों के इतने खिलाफ कि कोई भी समझदार इंसान ऐसा फैसला नहीं दे सकता। परवर्स मतलब विकृत। हाँ, उन्होंने केस को रिव्यू के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की हायर बेंच को रेफर कर दिया। हाई कोर्ट ने केस को रिव्यू किया और जस्टिस मेहता की बात से सहमत हुए। हाई कोर्ट ने जूरी के फैसले को
रद्द कर दिया। ये बहुत बड़ा कदम था। ज्यूरी सिस्टम पर सीधा सवाल। और हाई कोर्ट ने नानावती को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत हत्या का दोषी पाया और उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। कहाँ ज्यूरी ने भरी किया और कहाँ हाई कोर्ट ने सीधा उम्र कैद। व्हाट अ टर्न अराउंड। इसके बाद मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। नानावती ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को बहुत बारीकी से परखा, जैसा उनके जजमेंट में दिखता है। उन्होंने देखा कि क्या ये मर्डर था या आईपीसी 300 एक्सेप्शन 1 का मामला बनता था, और क्या ज्यूरी का फैसला वाकई पर्वर्स था, क्या हाई कोर्ट का ज्यूरी का फैसला पलट देना कानूनी तौर पे सही था। सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस, जो इन लीगल रिपोर्ट्स में है, बहुत क्लियर और लॉजिकल था। एक्सीडेंटल फायरिंग की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? कोर्ट ने माना कि नानावती ट्रेन्ड ऑफिसर थे, 3 गोलियां थीं, हथियार लेने की प्रक्रिया प्रीमेडिटेशन की तरफ इशारा करती थी। ये हादसा नहीं हो सकता। और प्रोवोकेशन वाली बात का क्या हुआ? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे कोर्ट का कहना था कि प्रोवोकेशन अगर था भी तो वो सिल्विया का कन्फेशन था, लेकिन कन्फेशन सुनने और आहूजा को गोली मारने के बीच काफी वक्त बीत चुका था। वो कूलिंग ऑफ पीरियड। हाँ, वो कूलिंग ऑफ पीरियड। इतने समय के बाद उठाया गया कदम सडन नहीं माना जा सकता। प्रोवोकेशन और रिएक्शन के बीच इमीडिएट सी यानी फौरन होना जरूरी है। वो यहाँ गायब था। नतीजा 24 नवंबर 1961 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। नानावती की उम्र कैद की सजा पक्की हो गई। कानूनी लड़ाई यहां खत्म हुई। ये तय हो गया कि कानून की नजर में ये मर्डर ही था। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था, एक पॉलिटिकल ट्विस्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद पब्लिक में नानावती के लिए सहानुभूति बहुत ज्यादा थी। कई प्रभावशाली लोग उनके समर्थन में थे। नेहरू और विजयलक्ष्मी पंडित तक का नाम इसमें आता है, जैसा कुछ सोर्सेज इशारा करते हैं। और हुआ ये कि महाराष्ट्र की तत्कालीन गवर्नर विजयलक्ष्मी पंडित ने राज्य सरकार की सिफारिश पर और भारी पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर के चलते 1964 में नानावती को माफ कर दिया। पूरी सजा। हाँ, ये गवर्नर की स्पेशल पावर होती है। करीब 3 साल जेल में बिताने के बाद नानावती रिहा हो गए। बाद में वो सिल्विया और उनके बच्चे कनाडा जाकर बस गए और गुमनामी की जिंदगी जी। इस माफी ने एक और बड़ी बहस छेड़ दी, जो आज भी रेलेवेंट है। क्या कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को न्यायपालिका के फैसले को इस तरह ओवरराइड करना चाहिए? बिल्कुल। क्या सजा माफी पब्लिक सेंटिमेंट या पॉलिटिकल दबाव पर तय होनी चाहिए? क्या ये अमीरों और प्रभावशाली लोगों के लिए कानून के अलग होने का सबूत था? ये सवाल सोर्सेज में बार-बार उठाए गए हैं। सही बात है। और इस केस के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुए, जो हमारे लीगल और सोशल लैंडस्केप पर आज भी नजर आते हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो शायद एंड ऑफ ज्यूरी सिस्टम इन इंडिया। हाँ, इस केस ने ज्यूरी सिस्टम की खामियों को उजागर कर दिया। कैसे ज्यूरी मीडिया ट्रायल, पब्लिक प्रेशर और भावनाओं से प्रभावित हो सकती है। इसी केस को सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि भारत में ज्यूरी ट्रायल्स धीरे धीरे खत्म कर दिए गए और 1973 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ जज ही फैसला करते हैं। और वो प्रोवोकेशन वाला पॉइंट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लैंडमार्क बन गई। उसने साफ कर दिया कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस लेने के लिए रिएक्शन का फौरी होना जरूरी है। कूलिंग ऑफ पीरियड मिला तो ये डिफेंस लागू नहीं होगा। और कल्चरल इम्पैक्ट भी तो था। फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं। बिल्कुल। केस इतना मशहूर हुआ कि इस पर किताबें लिखी गईं। बिट्रेयल, फिल्में बनी, गुलजार की अचानक, फिर रुस्तम। लॉ स्कूल्स में ये केस आज भी पढ़ाया जाता है ज्यूरी बायस, प्रोवोकेशन और मीडिया इन्फ्लुएंस के उदाहरण के तौर पर। इन सोर्सेज में एक और एंगल उभरता है जिस पर उस समय शायद उतनी बात नहीं हुई, जेंडर एंगल। सिल्विया का पर्सपेक्टिव। हाँ, पूरे नैरेटिव में सिल्विया को कैसे देखा गया। कहीं एक भटकी हुई पत्नी, कहीं पति की प्रॉपर्टी, नानावती के ऑनर की बात हुई, आहूजा के चरित्र की बात हुई, लेकिन सिल्विया की आवाज, उसकी कहानी, उसकी एजेंसी कहाँ थी? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या इज्जत के नाम पर हिंसा को सही ठहराने की कोशिश नहीं हुई? और क्लास और कम्युनिटी का एंगल भी साफ था, जैसा सोर्सेज इशारा करते हैं। नानावती एक एलीट पारसी नेवी ऑफिसर थे, उन्हें सिस्टम और सोसाइटी के एक बड़े हिस्से का सपोर्ट मिला। जबकि आहूजा एक सिंधी बिजनेसमैन थे, जिन्हें प्लेबॉय कहकर विलन बनाना आसान हो गया। क्या अगर किरदार अलग होते, उनकी सामाजिक हैसियत अलग होती, तो भी यही नतीजा होता? शायद नहीं। माफी मिलना भी कहीं ना कहीं इसी प्रिविलेज का नतीजा माना जाता है। तो नानावती केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये कानून, समाज, नैतिकता, मीडिया और पावर के टकराव की कहानी है।
एक केस जिसने हमें अपने लीगल सिस्टम पर, अपनी सामाजिक सोच पर दोबारा सोचने को मजबूर किया। अगर हम इन सारे सोर्सेस से की टेकअवेज निकालने की कोशिश करें तो क्या है? पहला, कानून भावनाओं से ऊपर होता है या होना चाहिए। दूसरा, ज्यूरी सिस्टम पब्लिक प्रेशर के आगे वल्नरेबल था। तीसरा, गुस्से या प्रोवोकेशन की भी कानूनी सीमाएं हैं, खासकर जब प्री मेडिटेशन के सबूत हों। और चौथा, एग्जीक्यूटिव पार्डन की पावर पर सवाल उठते हैं कि इसका इस्तेमाल कब और कैसे होना चाहिए। सवाल आज भी वही है जो इन सोर्सेस को पढ़कर मन में उठता है। क्या ये एक आवेश में किया गया क्राइम ऑफ पैशन था या एक सोचा समझा कत्ल? कानून ने अपना फैसला सुना दिया, ये मर्डर था। पर क्या दिल और दिमाग इसे इतनी आसानी से स्वीकार कर पाते हैं? ये बहस शायद हमेशा चलती रहेगी। एक बात तय है, कमांडर नानावटी ने प्रेम आहूजा की जान ली, फैक्ट्स यही कहते हैं। पर वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर थे या हालात का शिकार एक मजबूर पति? ये फैसला शायद हर कोई अपने नजरिए से करेगा। सही कहा। उस एक दोपहर ने 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। आहूजा की मौत हुई, नानावटी का करियर और आजादी छीनी, सिल्विया की जिंदगी पटरी से उतरी और भारत का कानूनी इतिहास भी हमेशा के लिए बदल गया। कानून ने नानावटी को सजा दी, फिर माफी भी दे दी, पर समाज के तौर पर क्या हम मर्द की इज्जत के नाम पर हुई हिंसा को कभी पूरी तरह गलत मान पाएंगे? ये सवाल 1959 में जितना पेचीदा था, आज भी उतना ही मौजू लगता है जब हम इन पुराने मामलों को पलट कर देखते हैं। हाँ, सोचने वाली बात है। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.